नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए आपको बताएंगे क्या कुछ खास खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड करेंगे वितरित। लाभार्थियों के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में आज सियालदह कोर्ट में दोपहर 2 बजे आएगा फैसला। सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा। कर्नाटक के मुरा घोटाले में ईडी का शिकंजा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत अन्य की करीब 300 करोड़ की संपत्ति जब्त। तेज हुई कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज महाकुंभ में संत महात्माओं से करेंगे मुलाकात। त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए दुनिया भर से श्रद्धालुओं का आगमन जारी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की घोषणा आज। जसप्रीत बुमराह के चयन पर सबकी नजर। 19 फरवरी से शुरू होगी चैंपियनशिप। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है, जिससे लोगों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक का अधिकार मिलता है। ये योजना संपत्ति संबंधी विवाद को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और संपत्ति कर के बेहतर आकलन की सुविधा प्रदान करने में भी मदद करती है। कुल 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांवों का 92% हिस्सा शामिल है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना ने पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। कोलकाता की अभया को आज इंसाफ मिलेगा। पूरे देश की आज यही उम्मीदें हैं। दोपहर 2 बजे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सियालदह कोर्ट फैसला देगा। देखना होगा कि क्या संजय राय को फांसी होगी। आपको बता दें, सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं पीड़िता के माता पिता सीबीआई जांच पर लगातार असंतोष जताते आ रहे हैं। उनका कहना है कि घटना में कई और लोग भी शामिल हैं और इसके पीछे और भी कई रहस्य हैं जिसे छिपाया जा रहा है। दरअसल पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की 4थी मंजिल से ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा था। घटना के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआती जांच पुलिस ने की, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले को लेकर देश भर में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली थी और इसके खिलाफ देश भर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। आक्रोशित डॉक्टर्स ने पारदर्शी जांच और बंगाल में डॉक्टर्स की सुरक्षा के समेत कई अन्य मांगों को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ महीनों प्रदर्शन किया था। इस क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई बार बैठकें भी हुई थीं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पीड़ित अभया के माता पिता ने उम्मीद जताई है कि गुनहगार को सजा होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने मामले में जांच को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ आरोपी शिकंजे से बाहर हैं। जो खूनी और रेपिस्ट एक नहीं था, एक से अधिक था, तो लोगों का मन में अभी भी एक प्रश्न है जो बाकी लोग कहाँ गए। तो लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो आरजी कर का जो आज जो मुख्य जो दोषी पाया गया, उनका ऊपर सजा होगा, ऐसा ही लोगों का मानना है और उसको अंतिम सजा होगा। साझा होगा और भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सबको साझा मिलने से हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कोर्ट ने पूरा एविडेंस देखा है और कोर्ट ने सब कुछ देख के जो अच्छा सजा जो देना है वो दे देंगे।
आखिर क्या है आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर का ये पूरा मामला, आइए नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें 9 अगस्त 2024 की अगर बात की जाए तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। 10 अगस्त यानी अगले दिन कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को इस मामले में गिरफ्तार किया था। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वहीं 13 अगस्त की बात की जाए तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच सीबीआई को ट्रांसफर की थी, यानी मामला जो है वो सीबीआई को पहुंचा था। 15 अगस्त की अगर बात की जाए तो भीड़ ने आरजीकर में धावा बोल दिया और अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। वहीं 18 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई तय की। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी इस पूरे मामले की। वहीं 21 अगस्त की अगर बात करें तो केंद्र ने सीआईएसएफ को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। 24 अगस्त की अगर बात की जाए तो मुख्य आरोपी संजय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया था। 25 अगस्त को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। जबकि 14 और 15 सितंबर की अगर बात करें तो सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस के अफसर को इस दौरान गिरफ्तार किया था। 21 सितंबर 2024 की बात की जाए तो डॉक्टर्स ने सीएम ममता से मुलाकात के बाद 42 दिनों के बाद अपनी हड़ताल खत्म की थी। 5 अक्टूबर को कोलकाता में 6 जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 21 अक्टूबर 2024 जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम से मुलाकात के बाद भूख हड़ताल अपनी खत्म की। 13 दिसंबर की अगर बात की जाए तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अफसर को इस मामले में जमानत मिली थी। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से पूरा मामला है और देखना होगा 2 बजे के बाद क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले में निकल कर आता है। वहीं अगर बात की जाए कर्नाटका की तो आपको बता दें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुरा घोटाले मामले में ईडी ने 300 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं। दरअसल ये कार्रवाई मुडा द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर की गई है। सीएम सिद्धरमैया पर आरोप है कि मुडा की ओर से अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंठा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया। इस मामले में ईडी सीएम सिद्धरमैया से पूछताछ भी कर सकती है। इस मामले में सीएम सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को 14 भूखंडों के हस्तांतरण में कई अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। और वहीं कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मुरा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इस कार्रवाई को एक बड़ी जीत कहा है। मुरा मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच ने एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शामिल हैं। साथ ही बीवाई विजयेंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के नाम से अवैध तरीके से आवासीय जमीन आवंटित कराने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब महामहिम राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का अपमान करने और उसे कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा था और इस बात पर जोर दिया था कि मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ आरोपों की गहन जांच की जरूरत है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी आज बिहार की राजधानी पटना में विचार विमर्श करेगी। वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये समिति राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के
प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत करेगी। इस बातचीत का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में सुधार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से देश में पंजीकृत लाखों वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। बिहार के पटना में आए हैं तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण मीटिंग है और जो पार्लियामेंट के द्वारा जब सरकार के आग्रह पे ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सुपुर्द किया है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब इसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या जो बार काउंसिल के लोग हैं या लायर्स हैं, काफ़ी डेलीगेशन हैं सुना, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है। इसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती, वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 413 जीएस लैंड पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। सर्वे और सत्यापन के बाद तीनों तहसीलों से आई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। डीएम मधुसूदन की ने बताया है कि जिले में 98 हेक्टेयर की 413 जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। ज़्यादातर हिस्सों में ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला बना हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, जबकि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। राजस्व अभिलेखों खतौनी में ये ज़मीन जीएस लैंड में दर्ज है। शासन से अनुमति मिलने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने चेक कराया कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है और वक्फ प्रॉपर्टी के सापेक्ष में हमारे गवर्नमेंट लैंड कितने अंकित हैं। तो गवर्नमेंट के खतौनी में जो उनकी प्रॉपर्टी अंकित है वो हमें चेक करने के लिए कहा गया था। तो अतिक्रमण वाली बात नहीं है, उसमें वो देखना होगा कि कौन किस पे क्लेम कर रहा है, वर्तमान में जीएस लैंड पे क्या है या क्या नहीं है, वो चेक किया जा रहा है। उसका पूरा डिटेल अभी भेजा गया है और ऊपर जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। महाकुंभ में राजनाथ सिंह संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आ रहा है। इस बीच मेला क्षेत्र में स्थित हरिहर घाट पर गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। ये आरती हर रोज़ शाम 6 बजे होती है। अगर देखा जाए तो अब पिछले 6 दिनों के दौरान करीब 7 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में एआई तकनीक से लैस सर्विलांस कैमरे के सही संचालन के लिए करीब 400 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। सभी 2600 कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया है। ये कैमरे लोगों की संख्या बताने के लिए हेड काउंट करते हैं। ये कैमरे 300 मीटर दूर खड़ी कार का नंबर भी बता सकते हैं। इसका सारा रिकॉर्ड क्लाउड पर पहले जाता है, जिसको कोई कहीं भी देख सकता है। इसके अलावा अगर कहीं आग लग जाए तो भी इसकी जानकारी इसके माध्यम से तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जाती है। इसका पूरा रिकॉर्ड महाकुंभ क्षेत्र के कंट्रोल रूम को भी उपलब्ध होता है, जिससे महाकुंभ मेला क्षेत्र की पल पल की जानकारी मिलती रहती है। सीसीटीवी का कैमरे लगे हुए हैं, उसमें से अधिकांश में एआई फैसिलिटीज़ हैं। उसमें हमने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं ताकि लगातार उसमें अलर्ट्स हमको मिलते रहें। क्राउड मूवमेंट के बारे में, क्राउड डेंसिटी के बारे में, बैरिकेड जंपिंग के बारे में, फायर एंड स्मोक अलर्ट्स के बारे में। साथ ही साथ टीडीआर ड्रोन्स भी हमने लगाए हुए हैं जो कि ऊंचाई से लगातार हमको फीड देते रहेंगे। इन सभी पैरामीटर्स से हमको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। उन अलर्ट्स पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था न होने पाए। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद। और क्या कुछ है महाकुंभ में बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ,
मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर हम लगातार बात कर रहे हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। आपको बता दें, भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा दुर्लभ संयोग 144 सालों के बाद आया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाने के लिए जरूर आएं। साथ ही योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, योगी जी ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए हैं। कुंभ हो रहा है 144 साल के बाद, आप इस पावन धरती पर आए हैं। किस तरीके से आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास। 144 साल तक हम जी ना पाई, न केहू जी पाई। अगर केहू जियत हुई तो वो ना आए, हम तो ना जी पाई। तो यही खातिर हम आके डुबकी लगा लेनी। तो जितना भी दूरदर्शन के हमार फैंस लोग बाड़न, जे हेलो इंस्पेक्टर में और हवाई में हमके सब स्टार बनैला उ जमाना में, तो वो सब लोगन से हम निहोरा करम, निवेदन करम हमरे भोजपुरिया समाज से कि आप लोग यह जरूर परिवार के लेके। फॉरेनर्स यहाँ आ रहे हैं, कितनी साफ सफाई है, डिजिटलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट है, उसको देखते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ग्रैंड है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड आ रहा है, तो डिजिटल होने से इजी हो गया। सबको जो चीज़ें जानना है, समझना है, जो एंट्री करना है, जहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करना है, एवरीथिंग इज सो स्मूथ। अदरवाइज आप इतना बड़ा इवेंट नहीं कर पाते। सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपका टेंट बुकिंग करने से लेके आपकी एंट्री से लेके आपका एग्जिट, आपकी रिक्शा बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, सवारी अंदर, नाव, सब कुछ आपका स्मूथ हो जाता है। भोजन पानी व्यवस्थाएं, अनगिनत लोगों ने फ्री में अपना यहाँ भोजन के स्टॉल्स लगाए। विकसित विराट उत्तर प्रदेश, जब सरकार अच्छी होती है, निस्वार्थ होती है, तो सारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आके भी अपनी ताकत झोंक देती है। सरकार के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। सर, जाते जाते अब हमारे फैंस के लिए जो आप आज गा रहे हैं, थोड़ा सा गा दीजिए। शिव कैलाश के वासी, धोली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, अन्नपूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है प्रयागराज। तो ऐसे अद्भुत होगा और सबको कहूँगा नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। महाकुंभ में संगम स्नान के अलावा श्रद्धालुओं को गांधी शिल्प बाजार भी खूब लुभा रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला के स्टॉल यहां लगाए गए हैं। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इन्हें प्रदर्शनी के साथ आने जाने और रहने खाने का भी खर्चा देती है। अद्भुत कारीगरी की कलाकृतियों को श्रद्धालु बेहद पसंद कर रहे हैं। आस्था के महाकुंभ में जहां एक तरफ लोग स्नान ध्यान के लिए आ रहे हैं, वहीं मेला क्षेत्र में अलग अलग तरह की तस्वीरें लोगों को लुभा रही हैं। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्र में परंपरागत कारीगरी करने वाले लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परिधान, लकड़ी के बर्तन और हस्तशिल्प के बेहतरीन नमूने आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से तीर्थ यात्रियों को भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। अपने उत्पादों को बेचकर दुकानदार भी खुश हैं। फर्स्ट टाइम है और हम पहली बार आए हैं और ये कला को जो यानी सामने वाला भी नया है, जो समझ रहा है तो ले रहा है, और जो ज्यादातर ये जैसे हमारे बस्तर का कुछ परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको चलते हुए ये सब को हम लोग लाए हैं। ये सारा आर्चरी आइटम्स है जो स्पोर्ट्स में यूज करते हैं बच्चे,
तीरंदाजी जो कंपटीशन यूज करते हैं उनके लिए टोटल हैंडमेड है। सरकार के इस पहल की तारीफ की जा रही है। इस तरह के मेलों के माध्यम से दूर दराज के हस्तशिल्प को बाजार तक पहुंचाने का बंदोबस्त सरकार की तरफ से की जाती है। इन लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, अच्छा फायदा कमा रहे हैं। इनको हम लोग टीए, डीए, फ्राइट चार्ज जो सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं, इसके अतिरिक्त ये लोग सेल करके भी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसमें हम लोग एक व्यवस्था और निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें इंडिया हैंडमेड के माध्यम से हम जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य वेबसाइटों के माध्यम से ये लोग सेल करते हैं, उसी तरह भारत सरकार इंडिया हैंडमेड के माध्यम से इन लोगों के उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था की गई है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश की एक झांकी प्रस्तुत की है। इसमें प्रदेश के सभी पर्यटन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। राम सर्किट, कृष्णा सर्किट, महाभारत सर्किट और इको टूरिज्म के क्षेत्र की जानकारी इसमें दी गई है। एक ही मंडप के नीचे आपको उत्तर प्रदेश मंडपम बना हुआ है। इसमें आप एक ही मंडप के नीचे आप जितने भी 12 सर्किट हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया, जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जितने भी पर्यटन के क्षेत्र हैं वो आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जितने भी ये लोग यहाँ आ रहे हैं यहाँ भी वो जाने की प्रयास करेंगे और वो जाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपने पूरे शबाब पर है। अध्यात्म और आस्था के वैश्विक केंद्र प्रयागराज की धरती संगम पर सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश और विदेश से आए श्रद्धालु अलौकिक अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने आखिर किस तरीके से जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य लगातार नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।